आइए शुरुआत कर देते हैं आज की इस न्यू जर्नी की। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवर्ब्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम एडवर्ब से रिलेटेड जो भी टाइप्स हो सकते हैं, रूल्स हो सकते हैं, इन सारे पार्ट्स पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज की इस जर्नी की और देखते हैं आज का ये सेशन हमारी नॉलेज में क्या ऐड ऑन करने वाला है। सबसे पहले एडवर्ब को जानना जरूरी है। व्हाट इज एडवर्ब? आखिर एडवर्ब है क्या और इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। तो बेसिकली अगर हम देखें तो एक एडवर्ब एक वर्ब को तो क्वालिफाई करता ही है, लेकिन एक वर्ब के अलावा एडवर्ब और क्या क्या क्वालिफाई करता है? एडवर्ब एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और साथ ही साथ एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने का काम करता है, मींस खुद को भी क्वालिफाई करता है। तो एडवर्ब की अगर हम बात करें तो ये वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। कैसे? अगर मैंने कहा ही रन्स फास्ट, नाउ इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, ही रन्स फास्ट, यहां पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि रन्स एक वर्ब है। रन्स क्या है? एक वर्ब है जिसे क्वालिफाई कर रहा है फास्ट। तो फास्ट क्या बन गया? फास्ट एक एडवर्ब बन गया। सेम एज अगर मैं कहूं ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। अब ध्यान से समझिए, अगर हम वेरी को देखें तो ये फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है और फास्ट रन्स को क्वालिफाई कर रहा है। यहां पे टू एडवर्ब्स हैं। बेसिकली रन्स यहां भी हमारी वर्ब ही है। रन्स अभी भी वर्ब की ही तरह फंक्शन कर रहा है। फास्ट यहां पे एडवर्ब ही है, लेकिन अब यहां पे चेंज क्या आया? बदलाव क्या आया? बदलाव ये आया कि वेरी भी हमें मिल गया और वेरी भी अपने आप में क्या है? एक एडवर्ब है। वेरी भी अपने आप में क्या है? एक एडवर्ब है। ये समझना है हम लोगों को। तो हमने क्या देखा कि एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब खुद को मींस एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है। अब एडवर्ब एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करेगा? लाइक अगर मैंने बोला यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी हैंडसम, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो यहां पे वेरी क्या बन गया? एडवर्ब ही है। अगर मैं बोल रहा हूं यू आर वेरी स्मार्ट, तो स्मार्ट आपको क्वालिफाई कर रहा है, मतलब स्मार्ट एक एडजेक्टिव है और स्मार्ट को क्वालिफाई कर रहा है वेरी, तो वेरी क्या बन गया? एक एडवर्ब बन गया। ऐसे चीजों को देखना है और समझना है। अब सिर्फ वेरी ही नहीं, कई एडवर्ब्स हैं जिनका यूज हम अलग अलग तरह से करते हैं। आज के इस सेशन में हम सभी को अच्छे से जानने वाले हैं। कभी कभी एक एडवर्ब पूरे स्ट्रक्चर या क्लॉज को भी क्वालिफाई करता है। लाइक अगर मैं फॉर्चुनेटली बोल रहा हूं तो आगे के क्लॉज के पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर मैं अनफॉर्चुनेटली बोल रहा हूं तो आगे का क्लॉज कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा। सीधी सी बात है। तो एडवर्ब के कई वेरियस फंक्शंस हैं, कई टाइप्स हैं। तो आइए सबको एक एक करके जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवर्ब से क्या क्या आता है और क्या क्या हमें सीखना है और जानना है। चल, अब यहां से अगर हम देखें पहला पॉइंट, an adverb is a part of speech used to describe a verb, adjective, clause or another adverb. Means एडवर्ब क्या है? जो डिस्क्राइब करने का काम करता है, क्वालिफाई करने का काम करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, क्लॉज को या अनदर एडवर्ब।
It simply tells about how, where, when or the degree at which something was done. ये कहीं ना कहीं हमें बताने का काम करता है कि कुछ भी कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस लेवल पे हुआ, एक्सटेंट की भी बात करता है, लिमिट की भी बात करता है एडवर्ब। अब यहां से अगर हम देखें, द मैनेजर एक्सेप्टेड द चैलेंज वेरी नाइसली। अब देखिए, द मैनेजर एक्सेप्टेड द चैलेंज वेरी नाइसली। अगर आप ध्यान से देखें तो इस स्ट्रक्चर में नाइसली एंड वेरी दोनों ही एडवर्ब है। एक्सेप्ट कैसे किया इसने चैलेंज को? नाइसली। और नाइसली को क्वालिफाई किसने किया? वेरी ने। तो अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो वेरी भी एक एडवर्ब है और नाइसली भी एक एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है। सेम एज टीयर्स began to fall as he saw the completely lifeless body of his wife. अब देखिए, ध्यान से समझिए, tears began to fall, आंसू गिरने लगे, as he saw the completely lifeless body. अब देखिए, बॉडी को क्या क्वालिफाई कर रहा है? लाइफलेस। लाइफलेस यहां पे क्या है? एक एडजेक्टिव है। और कंप्लीटली लाइफलेस को क्वालिफाई कर रहा है, तो कंप्लीटली क्या बन गया इस क्लॉज में? कंप्लीटली एक एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है इस पर्टिकुलर क्लॉज में अगर हम देखें तो। सेम एज, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं अगला पार्ट क्या कहना चाहता है। तो यहां पे हमने इन दोनों ही स्टेटमेंट्स में देख लिया कि सेकेंड स्टेटमेंट में कंप्लीटली हमारा एडवर्ब है। फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो वेरी एंड नाइसली दोनों ही एडवर्ब है, लेकिन दोनों के फंक्शन अलग अलग है। नाइसली वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एक्सेप्टेड को, और वेरी नाइसली को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब को। सेम एज, आगे बढ़ते हैं। अगर हम एडवर्ब के टाइप्स की बात करें तो कई टाइप्स की एडवर्ब हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। तो आइए देख लेते हैं किस किस टाइप की एडवर्ब्स हैं जो हमें डिस्कस करनी है, जो हमें जाननी है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, अफर्मेशन, नेगेशन से रिलेटेड एडवर्ब, डिग्री, रीजन, प्लेस और रिलेटिव एडवर्ब। जैसे हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, कहीं ना कहीं उसी तरह से रिलेटिव एडवर्ब का भी यूज हो रहा होता है। चलिए सभी को जान लेते हैं एक एक करके कि किस किस तरह की एडवर्ब्स है और इनका यूज हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम की बात कर लेते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? एन एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस व्हेन समथिंग इज डन और हैपेंस। मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम कहीं ना कहीं हमें यह बता रहा है कि कोई काम कब हो रहा है, कब होता है, कुछ ऐसा बताने का काम करता है। We use it at the beginning or at the end of a sentence. हम इसका यूज beginning में भी करते हैं या end में भी करते हैं, इस तरह के एडवर्ब्स का यूज। We use it as a form of emphasis when we place it at the beginning. जब हम एडवर्ब ऑफ टाइम को स्टार्ट में रखते हैं तो हम कहीं ना कहीं एम्फसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए किसी पर्टिकुलर क्लॉज पे इनका यूज सबसे पहले करते हैं। ठीक है, लाइक एडवर्ब ऑफ टाइम इंक्लूड आफ्टरवर्ड्स, ऑलरेडी, इमीडिएटली, लास्ट, लास्ट मंथ, नाउ, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, सून, देन, यस्टरडे। ये सारी क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, जो टाइम को बताने का काम करती हैं, टाइम ऑफ एक्शन की बात करते हैं। लाइक अगर हम एग्जाम्पल से इसको देखें तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? ही कोलैप्स्ड एंड डाइड यस्टरडे। ही कोलैप्स्ड एंड डाइड यस्टरडे। यस्टरडे हमें मिल गया यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम, जो टाइम की बात कर रहा है। अगला, हिज फैक्ट्री वॉज बर्न डाउन अ फ्यू मंथ्स अगो। अब यहाँ पे अ फ्यू मंथ्स एगो कहीं ना कहीं टाइम की बात कर रहा है, उसकी फैक्ट्री कब जली? कुछ महीने पहले। लास्ट वीक वी वर स्टक
इन द लिफ्ट फॉर एन आवर। देखो लास्ट वीक यहाँ पे पहले यूज करने का मतलब क्या है, जैसे कभी कभी हम जोर देते हैं किसी पार्ट पे, तो एडवर्ब ऑफ टाइम को जब हम स्टेटमेंट की स्टार्टिंग में रखते हैं मीनिंग सेम रहता है, लेकिन अब हम जोर दे रहे हैं उस पॉइंट पे कि लास्ट वीक, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि पिछले वीक जब मैं वहां गया था ना तो मैं लिफ्ट में फंस गया था, मतलब हम एम्फसाइज कर रहे हैं उस चीज पे, जोर देने का काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसा कि हमने देखा कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताते हैं, टाइम ऑफ एक्शन बताती है, सेम एज एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताएंगे, प्लेस ऑफ एक्शन से रिलेट कर देंगे, ठीक है। लाइक अगर मैं देखूं, एन एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर समथिंग इज डन और हैपेंस। कहीं ना कहीं एडवर्ब ऑफ प्लेस ये बता रही है हमें कि कोई भी वर्क कहां पे हुआ। वी यूज इट आफ्टर द वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। मतलब हम इसका यूज कर सकते हैं कब, वर्ब के बाद कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह कर सकते हैं और एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के एंड में भी कर सकते हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इंक्लूड वर्ड्स सच एज here, outside, over there, upstairs, etc. अब यहां से अगर हम देखें, we can stop here for lunch। अब यहां पे एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है हमारी, here है, हम यहां रुक सकते हैं लंच के लिए। सेम एज द स्कूल बॉय वॉज नॉक्ड ओवर बाय अ स्कूल बस। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो स्कूल बॉय को क्या किया गया, नॉक ओवर किया गया, किसके द्वारा, एक स्कूल बस के द्वारा ऐसा किया गया। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो प्लेस की नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट को डिनोट करने का काम जरूर किया जा रहा है, बस की बात की जा रही है यहां पे, ठीक है। दे रस्ट फॉर देयर लाइफ्स, दे रस्ट फॉर देयर लाइफ्स व्हेन फायर ब्रोक आउट इन दी फ्लोर बेलो। अब यहां पे फ्लोर की बात की जा रही है, प्लेस को डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। तो अब वो अपनी लाइफ के लिए क्या दौड़ भाग करने लगे, इधर उधर भागने लगे, जबकि आग लग गई, कहां पे लग गई, फ्लोर में, फ्लोर के नीचे, नीचे की फ्लोर में आग लग गई, कुछ ऐसा बताना चाहता है। तो कहीं ना कहीं प्लेस ऑफ एक्शन को जब भी आप डिनोट कर रहे हो वहां पे आप एडवर्ब ऑफ प्लेस को रिलेट करने वाले हैं। सेम एज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। बेसिकली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है बारंबारता, मतलब कोई काम कितनी बार हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बारंबारता क्या है, ये बताने का काम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी करता है। सो एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन समथिंग इज डन और हैपन। कोई भी काम कितनी बार हुआ ऐसा कुछ बताने का काम करता है। वर्ड्स यूज्ड एज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्लूड अगेन, ऑलवेज, एवर, frequently, generally, hardly, ever, always, never, occasionally, often, rarely, seldom, sometimes, twice, usually, weekly। ये सारे के सारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं जो बारंबारता को कहीं ना कहीं बताते हैं। अब यहां से अगर हम देखें, he hardly ever says something nice to his wife। अब यहां पे वो मुश्किल से ही कभी अपनी वाइफ से कुछ अच्छा बोलता है, मतलब हमेशा बुरा ही बोलता रहता है अपनी वाइफ से, कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलता रहता है, कुछ ऐसा कहना चाहता है ये पार्ट। सेम एज व्हाइल ओवरसीज ही फ्रीक्वेंटली फोन्ड होम। सेम एज ही कंप्लेन्ड दैट शी नेवर स्माइल्ड बैक। यहां पे अगर हम देखें इन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को, फ्रीक्वेंटली को हमने यहां पे रिलेट कर दिया, ही कंप्लेन्ड दैट शी नेवर स्माइल्ड बैक। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे वर्ड्स फ्रीक्वेंसी या बारंबारता को बताने वाली एडवर्ब्स को ही डिनोट कर रहे हैं। अगर हम एग्जाम्पल
स्टेटमेंट से देखें तो। आगे क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। जब भी हम एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं क्या बता रहा है, एन एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स अस द लेवल और एक्सटेंट दैट समथिंग इज डन और हैपन। एडवर्ब ऑफ डिग्री कहीं ना कहीं लेवल या एक्सटेंट की बात कर रहा है, लिमिट की बात कर रहा है, सीमा की बात कर रहा है कहीं ना कहीं, कि किस डिग्री में कोई काम हुआ, कुछ ऐसा बताना चाहता है। वर्ड्स ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री आर ऑलमोस्ट, मच, नियरली, क्वाइट, रियली, सो, टू, वेरी, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। और सबसे ज्यादा एडवर्ब्स में हम एडवर्ब ऑफ डिग्री का ही कहीं ना कहीं यूज कर रहे होते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। इट वॉज टू डार्क फॉर अस टू फाइंड आउट वे आउट ऑफ द केव। अब यहां पे एडजेक्टिव के पहले हमने एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज किया है। इट वॉज टू डार्क, मतलब बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका था हम सबके लिए। टू फाइंड आउट आर वे आउट ऑफ द केव, मतलब गुफा से बाहर निकलते निकलते बहुत ज्यादा देरी हो चुकी थी, कुछ ऐसा कहना चाहता है ये पार्ट। हाँ, सेम एज द रेफरी हैड टू स्टॉप द मैच व्हेन इट बिगेन टू रेन रियली हैवीली। अब यहां पे अगर आप देखें, ध्यान से समझिए कि रियली को भी हम रिलेट कर रहे हैं एडवर्ब्स, और हैवीली को भी हम रिलेट कर रहे हैं। हैवीली कहीं ना कहीं मैनर को डिनोट करने का काम कर रहा है, रियली हैवीली को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बन गया। सेम एज हर डॉटर इज क्वाइट फैट फॉर हर एज। अब क्वाइट का यूज जो हमने किया है, ये भी कहीं ना कहीं एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे रियली एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात कर रहा है, यहाँ पे क्वाइट कहीं ना कहीं एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात कर रहा है। सेम एज द एक्सीडेंट विक्टिम नियरली डाइड फ्रॉम हिज इंजरीज, मतलब जो एक्सीडेंट विक्टिम थी वो लगभग एक्सपायर हो गई, मर गई, फ्रॉम हिज इंजरीज, अपनी इंजरीज से। मतलब नियरली डाइड का मतलब नॉट कंप्लीटली डाइड। जैसे किसी बंदे को इतनी ज्यादा चोटें आई हैं कि बस एक्सपायर होते होते बच गया, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर ऑल दीज ईयर्स शी इज स्टिल फीलिंग वेरी सैड अबाउट हर फादर्स डेथ। मतलब अब यहां पे हमने कहीं ना कहीं स्टिल को रिलेट कर दिया एडवर्ब ऑफ डिग्री से, कि मतलब इतने सालों के बाद अभी भी वो फील करती है, बहुत बुरा फील करती है कहीं ना कहीं, किस बारे में, अबाउट हर फादर्स डेथ, अपने फादर के डेथ के बारे में बहुत बुरा फील करती है। आगे बढ़ जाते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। अभी मैंने क्या बताया था, मैनर से रिलेटेड एक एडवर्ब हमें पहले मिल चुकी है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है, कहीं ना कहीं कि कोई वर्क किस मैनर में हुआ, किस तरह से हुआ, ये बताने का काम ही एडवर्ब ऑफ मैनर करता है। अब यहां पे अगर हम देखें, एन एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ समथिंग इज डन और हैपेंस, मतलब कोई काम कैसे हुआ, उसको डिनोट करने का काम एडवर्ब ऑफ मैनर करता है। मोस्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर एंड इन ly, ज्यादातर एडवर्ब ऑफ मैनर के लास्ट में क्या आता है, ly आता है। सच एज बैडली, हैप्पीली, सैडली, स्लोली, क्विकली एंड अदर्स दैट इंक्लूड वेल, हार्ड, फास्ट, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर ही है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में ly नहीं है, लेकिन ज्यादातर आपको ly मिलता है इनके लास्ट में। द ब्रदर्स वर बैडली इंजर्ड इन द फाइट। अब इस स्टेटमेंट को अगर आप बिल्कुल प्यार से देखें तो आपको क्या समझ आ रहा है कि ब्रदर्स जो थे बुरी तरह से इंजर्ड हो गए, चोटिल हो गए, किस चीज में, फाइट में। तो यहाँ पे बैडली क्या बता रहा है, मैनर को बता रहा है, किस तरह से इंजर्ड हुए, ये बताने का काम कर रहा है। दे हैड टू एक्ट फास्ट टू सेव द अदर्स फ्लोटिंग इन द वाटर।
अब दे हैड टू एक्ट फास्ट, कैसे एक्ट करना है, फास्ट एक्ट करना है, टू सेव द अदर्स फ्लोटिंग इन द वाटर, दूसरे लोग जो बह रहे हैं पानी में, फ्लोट हो रहे हैं पानी पे, उनको सेव करने के लिए उनको एक्ट फास्ट करना है, कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कॉमन से स्ट्रक्चर से। एट द एडवांस्ड एज ऑफ 88 शी स्टिल sang very well। अब यहां पे अगर आप देखें वेल, मैनर को बता रहा है ना कि मतलब इस एज में भी 88 इयर्स की एज में भी वो अभी भी अच्छे से गाती है, कुछ ऐसा कहना चाहता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ आ रहे होंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, किस तरह से स्ट्रक्चर हमारा फ्रेम होता है। एक चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व की, अगर आप इस पूरे एडवर्ब ऑफ मैनर को देखें तो आपको समझ आ रहा होगा, ज्यादातर एडवर्ब ऑफ मैनर का जब भी केस होता है वो वर्ब के बाद यूज होता है मैक्सिमम केसेस में। लाइक आपने देखा होगा, शी राइट्स ब्यूटीफुली, ही वर्क्स स्मार्टली। तो मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर जनरली क्या होता है, वर्ब के बाद आता है मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। कैसे हम एडवर्ब ऑफ रीजन का यूज एक स्ट्रक्चर में करते हैं और किस तरह से इसका यूज हो रहा होता है। चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले एडवर्ब्स ऑफ रीजन, ऑल्सो नोन एज एडवर्ब्स ऑफ पर्पस, आर वर्ड्स those express the reason or an aim, target of an action। एडवर्ब ऑफ रीजन कहीं ना कहीं टारगेट को बताने का काम करते हैं, एम को बताने का काम कर रहे होते हैं। देयर आर वेरी फ्यू एडवर्ब्स ऑफ रीजन, सम ऑफ एडवर्ब्स ऑफ रीजंस आर एज फॉलोज। कुछ एडवर्ब ऑफ रीजन हमारे सामने है, लाइक देयरफॉर हो गया, हैंस, so that, consequently, in order to, since, thus, lest, ये सारी क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन है। अब अगर हम इसको यूज करके देखें एक बार, he therefore joined army to serve his country and its people। अब यहां पे कहीं ना कहीं therefore रिजल्ट की बात कर रहा है या पर्पस या एम की बात कर रहा है कि इस तरह से उसने आर्मी ज्वाइन की अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए और इसके लोगों को सर्व करने के लिए, कुछ ऐसा। सेम एज द ओल्ड प्रोफेसर वॉज हैंस रिस्पेक्टेड बाय एवन नॉटी एंड मिस्चीवियस स्टूडेंट्स। अब देखिए, जो ओल्ड प्रोफेसर है, अब हैंस कहीं ना कहीं क्या बता रहा है, हैंस कहीं ना कहीं रीजन की बात कर रहा है, क्योंकि प्रोफेसर ओल्ड है इसलिए वो रिस्पेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा भी, जो नॉटी और मिस्चीवियस स्टूडेंट्स हैं वो भी उनकी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ ऐसा कहना चाहता है। तो आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा कि एडवर्ब ऑफ रीजन का यूज बेसिकली करते कैसे हैं। सेम एज एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। अगर मैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन की बात करूं, अफर्मेशन मतलब पॉजिटिव सेंस को दिखाएगा और नेगेशन मतलब कॉन्ट्रेरी पॉइंट्स को दिखाने का काम करेगा, अपोजिट पॉइंट्स को दिखाने का काम करेगा। ठीक है, लाइक अगर मैं बोलूं द एडवर्ब्स दैट आर यूज्ड टू आंसर क्वेश्चंस ईदर इन अफर्मेटिव और नेगेटिव आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन रिस्पेक्टिवली। अब अफर्मेशन के लिए हम कौन सी एडवर्ब्स यूज करते हैं, लाइक पॉजिटिवली हो गया, अफर्मेटिवली हो गया, डेफिनेटली हो गया, सर्टेनली हो गया, एब्सोल्युटली, अनडाउटेडली, ये सारी क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। और अगर मैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन की बात करूं तो कॉन्ट्रेडिक्टरी, नेवर, अपोजिशनली। देखो
कॉन्ट्रडिक्शन से ही कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्टरी को रिलेट किया हमने, सेम एज अपोजिशन से ही अपोजिशनली को रिलेट किया। नो, ये सारी क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स को दिखाने का काम ये सारी एडवर्ब्स कर रही हैं हमारी। सेम एज रिलेटिव एडवर्ब, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम लोग करते हैं ना, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं, दो स्ट्रक्चर्स को रिलेट करने के लिए, जोड़ने के लिए। अब रिलेटिव एडवर्ब का यूज कैसे करते हैं और ये कैसे वर्क करती है, एक बार देख लेते हैं। द रिलेटिव एडवर्ब्स where, when, why can be used to join sentences or clauses. रिलेटिव एडवर्ब्स का यूज हम कैसे कर सकते हैं, ज्वाइन करने के लिए, किसको, सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को। दे रिप्लेस द मोर फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजिशन प्लस विच। देखो ध्यान से समझना, प्रपोजिशन के साथ जो हम विच का यूज करते हैं उसके रिप्लेसमेंट में हम रिलेटिव एडवर्ब्स का यूज कर सकते हैं और वो करेक्ट होगा। अब कैसे, दैट्स द रेस्टोरेंट इन विच वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब यही वो रेस्टोरेंट है जिसमें हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे। अब दैट्स द रेस्टोरेंट वेयर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए, इन विच को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, वेयर से। इन विच का रिप्लेसमेंट है वेयर, जो क्या कर रहा है, दो क्लॉजेस को रिलेट ही तो कर रहा है, प्लेस के बारे में बता रहा है लेकिन रिलेट ही तो कर रहा है क्लॉजेस को। तो ये वेयर क्या बन गया हमारा, रिलेटिव एडवर्ब बन गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। द पिक्चर वॉज टेकन इन द पार्क एट विच आई यूज्ड टू प्ले। अब देखो, जो पिक्चर ली गई है वॉज टेकन इन द पार्क, वो पार्क में ली गई है। एट विच आई यूज्ड टू प्ले, जहां मैं खेला करता था, कुछ ऐसा। अब देखिए, एट विच को हम रिप्लेस कर सकते हैं अगेन वेयर से, और स्ट्रक्चर क्या गया, दैट पिक्चर वॉज टेकन इन द पार्क वेयर आई यूज्ड टू प्ले। अगर आप ध्यान से देखें तो एट विच के रिप्लेसमेंट में हम वेयर का यूज कर सकते हैं, रिलेटिव एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। सेम कंडीशन, आई रिमेंबर द डे ऑन विच वी फर्स्ट मेट, कुछ ऐसा। अब देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो बात हो रही है टाइम की, इस स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखें तो बात हो रही है टाइम की। अभी तक हम प्लेस को रिलेट कर रहे थे तो हम वेयर का यूज कर रहे थे, अब हम टाइम की बात कर रहे हैं तो हम व्हेन का यूज करेंगे। आई रिमेंबर द डे व्हेन वी फर्स्ट मेट, दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यूजेस ऑफ टू, टू का यूज हम कैसे करते हैं, किस तरह से आखिर टू का यूज होता है, आइए एक बार जान लेते हैं। The adverb to is used to show undesirable extremes. It has a negative meaning. तो सबसे पहले more than required, more than necessary, इस सेंस में हम to का यूज करते हैं, TOO, या फिर कहीं ना कहीं undesirable extremes की बात की जाती है to से। Like she is टू फैट, अगर मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूं, शी इज टू फैट, मतलब वो बहुत ज्यादा फैट है, वो इतना फैट है जितना उसको नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर। ही इज टू टायर्ड, वो बहुत ज्यादा टायर्ड है, इसका मीनिंग कहीं ना कहीं क्या हो गया, ही इज एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत ही ज्यादा टायर्ड है, कुछ ऐसा। तो पहला यूज तो एक्सट्रीम्स को दिखाने के लिए टू से हम कर सकते हैं, टू एडवर्ब का यूज हम एक्सट्रीम्स को दिखाने के लिए कर सकते हैं। दूसरा क्या, एन इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर इज ऑफन यूज्ड आफ्टर टू प्लस एडजेक्टिव, एडवर्ब और डिटरमाइनर। ठीक है, लाइक अगर आप टू के बाद किसी एडजेक्टिव का यूज करते हैं
तो इसके बाद जनरली आपको टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता है, इंफिनिटिव मिलता है, ठीक है। लाइक ही इज टू टायर्ड टू वर्क, इसका मीनिंग क्या हो गया? ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क। सेम एज इट इज टू हॉट टू गो आउटसाइड, लाइक इसका मीनिंग क्या हो गया? इट इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउटसाइड। कुछ ऐसे ही मीनिंग तो जा रहा है ना इन क्लॉजेस का, इन स्ट्रक्चर्स का। वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला पॉइंट, एक्सप्रेशंस यूज्ड टू मॉडिफाई कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स कैन आल्सो बी यूज्ड विद टू। मींस जो एक्सप्रेशन यूज होते हैं किस चीज के लिए? मॉडिफाई करने के लिए कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स को, वो भी यूज हो सकते हैं टू के साथ। लाइक इट हैपेंड अ बिट टू सून, मतलब ये कुछ थोड़ा सा ज्यादा ही जल्दी हो गया, कुछ ऐसा। तो सून के पहले हमने टू का यूज यहां पे किया है। शी अपीयर्ड अ लिटिल टू कॉन्फिडेंट, मतलब वो थोड़ा ज्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रही है, कुछ ऐसा कहना चाहता है। सेम एज वी डू नॉट नॉर्मली यूज टू बिफोर एन एडजेक्टिव फॉलोड बाय अ नाउन। बेसिकली हम नॉर्मली टू का यूज नहीं करते ऐसे एडजेक्टिव के पहले जो फॉलो करता है किसको? नाउन को। लाइक आई कुड नॉट लिफ्ट द टू हैवी बैग, आई कुड नॉट लिफ्ट द बैग बिकॉज इट वॉज टू हैवी। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो हैवी ऑलरेडी बैग को क्वालिफाई कर रहा था, टू हैवी बैग। तो ऑलरेडी जब एक एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के पहले आ रहा है, उसके पहले जब आप टू को यूज करते हैं तो ये गलत हो जाएगा स्ट्रक्चर। और करेक्ट क्या होगा? आई कुड नॉट लिफ्ट द बैग बिकॉज इट वॉज टू हैवी, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। टू हैवी सही है, लेकिन अब इसके बाद अगर नाउन आ गया तो ये गलत हो जाएगा। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि इस तरह के पॉइंट्स में हम गलती करेंगे ही करेंगे एग्जामिनेशन में। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपने काफी नई नई चीजें आज के सेशन से सीखी होंगी, काफी नई नई चीजें आपको मिली होंगी आज के सेशन से। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट